नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमान। तो 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 28 अप्रैल को ईद आई। इसके चंद रोज पहले लालू ने पहली बार दावत इफ्तार रखा। बिहार में उनसे पहले कर्पूरी ठाकुर से लेकर बिंद्रेश्वरी दुबे या फिर जगन्नाथ मिश्रा ने कभी दावत इफ्तार नहीं दिया था। लालू ने इफ्तार को पहली बार बिहार सरकार का आधिकारिक कार्यक्रम बनाया। लालू के इफ्तार में बिहार के किसी भी अन्य नेता से ज़्यादा रौनक होती थी। ये इफ्तार इस साल नहीं मनाया गया। बिहार की सियासत में इफ्तार नहीं मनाने के लालू के फैसले के क्या मायने, टू द पॉइंट में समझेंगे। देखिए, रमजान के महीने में सूर्यास्त के बाद मुसलमान उपवास यानी रोजा तोड़ते हैं और शाम का खाना यानी इफ्तार खाकर रोजा खोलते हैं। बिहार की सियासत में इफ्तार भाईचारे को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है, लिहाजा तमाम सियासी दल दावत इफ्तार देते हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल भी होते हैं। ऐसा ही एक इफ्तार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने शुरू किया था, लेकिन इस साल उनकी तरफ से दावत इफ्तार नहीं आयोजन किया गया। अब सत्ता पक्ष इसी को लेकर तंज कस रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। टूट गई राबड़ी आवास की 20 साल पुरानी परंपरा। लालू ने नहीं दिया इस बार दावत इफ्तार। आरजेडी दफ्तर में भी नहीं हुआ इफ्तार। क्या टूट गया आरजेडी का MY समीकरण? जो 20 साल में नहीं हुआ वो अब हो गया। असेंबली चुनाव में करारी शिकस्त के बाद लालू परिवार ने पहली बार पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में दावत इफ्तार का आयोजन नहीं किया। वैसे ये आयोजन पिछले साल भी लालू आवास में नहीं हुआ था, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुए इफ्तार में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे और इस आयोजन को आरजेडी का आयोजन करार दिया गया था। लेकिन इस बार ना तो राबड़ी आवास, ना ही अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास और ना ही पार्टी कार्यालय में कोई इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। इफ्तार को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। कि तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति करने का जो ढोंग करने वाले लोग थे, उन्हें बिहार की जनता ने तो आईना दिखा दिया है। बरसों तक इफ्तार पार्टी एवं अन्य दीगर जो धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक मंच बना करके इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति की गई। लेकिन जब बिहार की जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर किया तो इनका तथाकथित प्रेम और सक्रियता सब गायब। पटना से नेता प्रतिपक्ष भी गायब। राष्ट्रीय जनता दल एवं तेजस्वी यादव के समझना चाहिए कि धर्म एवं आस्था दिखावे की चीज नहीं है। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देते हैं, जो आरएसएस के विचारों को मजबूती प्रदान करते हैं, जो आरएसएस के विचारों के साथ कहीं ना कहीं खड़े होकर के नफरतवादी शक्तियों को मजबूती और आधार आकार देने वाली पार्टियां आज दावत इफ्तार के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी का संकल्प था कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्य के सभी जिलों में दावत इफ्तार का आयोजन किया जाएगा पार्टी की ओर से। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनका आरजेडी परिवार ने इस बार रमज़ान के दावत इफ्तार से पूरी तरह से दूरी बना करके रखी है। कोई आयोजन जो है दावत इफ्तार का नहीं किया है और तेजस्वी यादव अब बिहार में है भी नहीं। तो ये उनके मुस्लिम नेताओं को ये सोचना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव ने दूरियां क्यों बनाई, और क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू परिवार प्रत्येक वर्ष रमज़ान का दावत इफ्तार का आयोजन करता रहा है और उसके पीछे का जो मकसद है वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट रहा है। सांप्रदायिक राजनीति के जनक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी तमाम एनडीए के दलों को कम से कम रमजान के पाक महीने में और ऐसे शुभ दावत इफ्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए। उन्हें अगर राजनीति करनी है तो तमाम मुद्दे हैं, बिहार के विकास के तमाम मुद्दों पे वे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। केवल सांप्रदायिकता भड़काने का एक माकूल वक्त वो ढूंढने के कोशिश में रहते हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की तैयारी करते हुए भी इफ्तार दिया,
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर वो दावते इफ्तार में शरीक भी हुए। वहीं बिहार की सियासत में MY समीकरण को मजबूती से 20 साल से ज्यादा अरसे तक स्थापित करने वाले लालू यादव ने इफ्तार से दूरी बना ली। 2025 में असेंबली चुनाव ने पहली बार MY समीकरण में बड़ी दरार डाल दी है। RJD का एक मुश्त वोट कई मुस्लिम बहुल सीटों पर इस तरह बढ़ गया कि पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम समुदाय में 90% से खिसक कर 65% पर आ गया, जबकि AIMIM ने ओवैसी फैक्टर की लहर पर मुस्लिम बहुल सीमांचल में बड़ा किला बना लिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मुस्लिम महिलाएं, गरीब तबका और सरकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग NDA के लिए लेकर आया, जिसके वोट प्रतिशत में मुस्लिम समुदाय के बीच 3 गुना इजाफा हुआ। कि सालों की परंपरा कैसे टूट गई, जबकि लालू प्रसाद यादव के बारे में अमूमन कहा जाता है कि बिहार में अल्पसंख्यकों का 80% वोट उनको जाता है। नीतीश कुमार ने इफ्तार दिया अपने सरकारी आवास में, जनता दल ने इफ्तार दिया, चिराग पासवान ने इफ्तार दिया, जीतन राम मांझी ने इफ्तार दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के द्वारा इफ्तार इस बार नहीं दिया गया। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल फंस गया, लेकिन राजनीति है ये तो चलती रहेगी। लेकिन ये यक्ष प्रश्न इस बार नीतीश लालू प्रसाद यादव के आवास में इफ्तार पार्टी के आयोजन क्यों नहीं हुआ? अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मुर्गबाल नक्षत्र न्यूज़ पटना। चलिए, तो इफ्तार पर आर पार है बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि लालू परिवार MY समीकरण के सहारे ही 15 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन अब छिटक गया है वो MY, इसलिए भी अब आरोप लग रहा है कि इफ्तार का आयोजन नहीं किया गया। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। पटना से सभी लोग जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं BJP से, रविंद्र शास्त्री जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, विनोद शैली जी कांग्रेस से और डॉक्टर राजकुमार रंजन जी RJD से जुड़े हैं। पहले राजकुमार जी आप ही के पास आएंगे। क्या हो गया इस बार कोई इफ्तार का आयोजन नहीं किया गया? MY समीकरण इस बार धोखा दिया, इसलिए नाराज हैं क्या आप लोग? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को रमजान के शुभ दिन पर, इस महीने के अंतिम दिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जी, और यह आशा करता हूं कि रमजान में जो प्रार्थनाएं की गई है, जो आध्यात्मिक चिंतन है, आत्मनियंत्रण का बोध है, उपासना है, वह जो त्याग है, वह पूरे देशवासियों के लिए पवित्र हो और प्रेम और सौहार्द और शांति से हम लोग आपसी भी सौहार्द के साथ रहें। आज जो मुद्दे पर, जिन मुद्दों पर आप डिबेट कर रहे हैं, दरअसल समझना होगा कि लगातार वर्षों से इसकी शुरुआत ही हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने किया था, और उन्हीं के अनुकरण पर, अनुसरण पर दूसरी अन्य पार्टियां भी इफ्तार पार्टी करने लगी थी। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो 14 जनवरी को दही चूरा होता है, वह भी हम किन्हीं कारणोंवश नहीं कर पाए थे। इस साल भी हमने नहीं किया। आप जानते हैं कि हमारे माननीय नेताजी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सत्ता और शासन के द्वारा कोर्ट कचहरी और ED CBI की लगातार जो परेशान करने की गतिविधियां थी, उसके कारण से कई तरह से कठिनाइयां पैदा होती रही। इस कारण से इस बार नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टियां इफ्तार पार्टी पर सवाल उठा रही है, उसको सोचना चाहिए गंभीरता से। उस सेक्युलरिज्म पर, उस सांप्रदायिक पार्टियों के साथ जो उनकी गठबंधन है, क्या वह उनकी वैचारिकी उनके साथ है? क्या वह विचार रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम संगठन के रूप में, एकता भाईचारे के रूप में रहे? क्या वोटों के ध्रुवीकरण के कारण सांप्रदायिकता मूलभूत जो पार्टियां हैं, जो भाजपा है, वह लगातार उनके बयानबाजी इस तरह से नहीं होते हैं कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का जो बंधन है वह टूटे? लगातार कई ऐसे बड़े बड़े लीडर के वक्तव्य ऐसे आते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विद्वेष फैले, सांप्रदायिकता फैले। लगातार वह कार्य जो करती रही है, जो वक्तव्य बयानबाजी करती रही है, क्या भाईचारे की है? उन पार्टियों के साथ अब सरकार चल रहे हैं, गठबंधन करेंगे, और आज इफ्तार पार्टी दे देंगे तो इफ्तार पार्टी पर सवाल उठाएंगे। अपने विचार की पर प्रश्न है उन पार्टियों को जो यह सरोकार रखते हैं कि
चलो ठीक है सर। पार्टी जो है वह मूलभूत सिद्धांत से कटी हुई है। हम अपने विचारधारा से कभी भी अलग नहीं है। सेकुलरिज्म, तमाम विचारधाराओं की प्रतिबद्धता में हर पार्टियां टूट गई, लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। आज भी हम सामाजिक समानता की बात करते हैं। चलिए ठीक है सर। राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। ठीक है सर। शांति और सौहार्द चाहते हैं। राहुल जी, आप सहमत हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन जी की बातों से? और इफ्तार पार्टी देकर, क्योंकि इस बार तो हमने सम्राट चौधरी को भी देखा, चिराग पासवान के घर पर जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, वहां पे वो गए थे, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर गए, लेकिन बताइए जहां पे एमओआई का समीकरण तैयार होता था वहीं पे इस बार कुछ नहीं हुआ, सब जगह खामोशी। देखिए, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं रमजान को लेकर और खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाली पार्टी है उसके ऊपर, देखिए यहाँ दो संदर्भ निकल कर आता है। पहला ये, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग इस बात को कहते हैं शायद वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये पंच लाइन दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान का, तो हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि लाइन में लग के कौन सब्सिडी का पैसे को निकाल रहा है। हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि जो शौचालय है या फिर उज्ज्वला योजना है वो किसके दरवाजे तक पहुंचा है और किसके दरवाजे तक नहीं पहुंचा है, और अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पीछे क्या समस्या है, इसके ऊपर चर्चा की है। और आज अगर देखा जाए लोकसभा में भी अगर आप बात करें तो लोकसभा में जब खुले मंच से पूछा गया था माननीय गृह मंत्री जी से कि मुसलमानों की स्थिति को लेकर, तो हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि मुसलमानों की स्थिति क्या है और 2014 से 2014 और 14 के बाद में अब तक सरकारी नौकरी में कितने लोगों को नौकरियां मिली है, कितनों को पदोन्नति मिली है, ये सार्वजनिक रूप से वो एक पटल पर स्थापित किया गया है। दूसरी बात मैं बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। हमारे शब्द का चयन कुछ तल्ख हो सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण दे दिए जिसमें सांप्रदायिकता झलकती हो हमारी। और हमने आज तक 2014 से या फिर अन्य मैक्सिमम राज्यों की अगर बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। उन राज्यों की स्थिति देख लीजिए तो पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है, और बिहार जैसे उन्नत प्रदेश को बनाने के लिए, उन्नति के मार्ग पर स्थापित करने के लिए जो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें उस मुसलमान का भी वोट मिला है। रमजान का पाक महीना इस बात को साबित करता है कि आने वाला जो भविष्य है वो किस तरह का होगा और कैसे बिहार की उन्नति होगी। इसकी मांग जो आज माननीय सम्राट चौधरी जी हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हो या फिर हर एक सदस्य जो एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा हो जो चाहता हो कि हमारा बिहार और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसकी वो कल्पना और उसकी परिकल्पना और उसको संवारने का काम करेगा। एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक चीज को आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे आरजेडी के सहयोगी ने एक बात कही, उन्होंने कहा दही चूड़ा की बात कही, शायद इनको थोड़ा पीछे और ले चलते हैं, सितंबर के महीने में ले चलते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में छठ पूजा भी नहीं हुआ था इनके पास। छठ पूजा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि धीरे धीरे इनका जो परिवेश है वो बदल रहा है और उनके घर का जो वातावरण है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। जो हिंदुत्व है वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। कहीं ये बड़े दिन की छुट्टी को बड़े तरीके से मनाते हैं। क्या धर्म परिवर्तन के मार्ग पे आरजेडी के मुखिया हैं? पहला सबसे बड़ा सवाल, क्या आरजेडी के मुखिया धर्म परिवर्तन की तरफ हैं? क्योंकि जिस लालू परिवार के आवाज से छठ पूजा की जाती थी, छठ पूजा के प्रसाद को दिया जाता था। एक रिएक्शन रविंद्र शास्त्री जी से ले लेते हैं। ठीक है सर, रविंद्र जी आप लोग सहमत है? क्योंकि आरजेडी पहली बार मैं देख रहा हूं, हालांकि पिछले साल भी लालू आवास पे नहीं हुआ था, लेकिन जो उनके नेता हैं अब्दुल बारिश सिद्दीकी साहब, उनके घर पे हुआ जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे। इस बार तो कहीं पे नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि भाई हम जिला में करवा रहे हैं, जिला में तो ऐसे भी होता है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए रमजान का महीना में जो है आपसी भाईचारा, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब लोग आपस में मिलजुल करके मनाते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी अछूता नहीं रहा इससे। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं आरजेडी की जो प्रवक्ता बता रहे हैं कि सीबीआई ईडी के न्यायालय से परेशान होकर के उन्होंने नहीं मनाया है। एक चीज समझ लीजिए, आरजेडी का जो चाल और चरित्र है, इनको न न्यायालय पे विश्वास है, न ईडी पे विश्वास है, न सीबीआई पे विश्वास है, न मीडिया पे विश्वास है। देश के किसी भी संस्था पे इनको विश्वास नहीं है। बिहार की जनता पे भी इनको विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई आरजेडी के लोग जो बता रहे थे कि बिहार की जनता को 10 रुपया देकर के ठगने का काम किया, तो इन्होंने बिहार के जनता को भी सम्मान नहीं करने का काम करता ना ये लोग जी। इसलिए आप मेन सच्चाई क्या है कि ये जो आप देख रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव में लोग आपसी गठबंधन जो है कांग्रेस वाले इनको साथ नहीं दिए,
अब ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे, इसी वजह से इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। ओवैसी साहब अगर ये बताते हैं कि मुस्लिम और ज्यादा एम-22 के समीकरण का जो गठबंधन है बिहार में, तो ओवैसी जी के पार्टी को काहे नहीं इन्होंने रास्ता भेजने का काम किया? अपने डिप्टी सीएम खुद बने थे, किसी मुस्लिम चेहरा का क्यों नहीं बना दिए? इनका चाल और चरित्र पूरा सब लोग बिहार की जनता अवगत है, इसमें कहीं कोई किसी को बताने का जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ खुद से मतलब है और किसी से मतलब बिहार की जनता से इनको मतलब नहीं है, देश के किसी भी संस्था पर इनको विश्वास नहीं है। इसलिए ये किसी भी गठबंधन के, अपने गठबंधन जो महागठबंधन के लोग हैं इनको नकार दिया। इसी वजह से इन्होंने मानसिक रूप से परेशानी है इन लोग को कि कैसे चेहरा दिखाएं कांग्रेस को। कांग्रेस के तो लोग सपोर्ट नहीं किया इनको। तो ये समझिए चीज हो गई, लोग किसी को लेकर के चलने का काम नहीं करते हैं ना, सबका ये विरोध करते हैं। देश के किसी भी संस्था को आप देख लीजिए, किसी पे विश्वास, इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है। चीजों को आप समझिए, ये लोग हताश है, निराश है, इन लोग का चाल चरित्र सब लोग अवगत है, इसलिए किसी को बताने का जरूरत नहीं कि लोगों ने क्यों कैंसिल किया। सबको पता है कि एक दूसरे को चेहरा दिखाने लायक नहीं लोग हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे साथ शैली विनोद जी भी जुड़ी हुई हैं। शैली जी देख लीजिए, आप लोगों की तरफ से भी इस बार थोड़ी बहुत की गई, बीजेपी के तरफ से तो हालांकि नहीं है होता है, लेकिन चिराग पासवान जी की तरफ से किया गया, जीतन राम मांझी जी की तरफ से किया गया, सीएम आवास में भी किया गया, तो वो तमाम चीज़ें एनडीए में ढक जाता है। लेकिन आरजेडी के तरफ से नहीं करना इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पे एम समीकरण हो। और सबसे अचंभित वाली बात होती है, इस बार जब चुनाव में करारी हार हुई आरजेडी की, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि भाई अब नाराजगी है उस समुदाय से, इसलिए नहीं किया गया। नहीं तो एक मैसेज देने की कोशिश तो होती थी। इस बार तो तेजस्वी जी भी नदारद हैं बिहार से। जी, आप सभी को नमस्ते और रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने जो हमारे राजद के भाई साहब ने कहा वही बात मैं दोहरा रही हूं कि जो इस परंपरा की शुरुआत इफ्तार पार्टी की उन्होंने राजद ने ही शुरू किया, और दही चूड़ा वाली भी परंपरा भी। तो मैं इस पर आगे ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होता है, उसका अर्थ होता है। और इसमें बहुत ज्यादा, अगर इस बार इफ्तार पार्टी नहीं कर पाई किसी कारणवश, तो ये अपने मन से ये आकलन करना कि ये मुसलमान से नाराज हैं कि हिंदू से नाराज हैं इसलिए नहीं किया, ये आप लोग का नैरेटिव बनाने का है। नहीं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मैडम। ये आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया गया, बीजेपी की तरफ से उठाया गया, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं जी। हाँ, मेरे तरफ से कोई नहीं है। अपने एनडीए के भाई जी बिल्कुल, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने पूरी बात नहीं मैं सुन पाई, लेकिन फिर भी आई गॉट द हैंग ऑफ द होल थिंग कि क्या बात चल रही है। तो एनडीए के जो भाई साहब बोल रहे थे कि एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं है और करारी हार हुई है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई साहब, हमारी करार हार हुई नहीं है। ये जो है धन बल और ये ज्ञानादेश था, ये धनादेश था, ये वोट चोरी से आप लोग आए हैं और उसके बल पर आप लोग ज्यादा इतराइए नहीं। ये सबको पता है पूरी दुनिया को कि आप लोग कैसे सत्ता में आए हैं। और सोशल फैब्रिक खराब करने वाली जो पार्टी है वो भाजपा है। तो वो जो है देश में सोशल फैब्रिक खराब करती है, भाईचारा खराब करती है, आपसी सौहार्द खराब करती है, और तो फिर उनको ये पूछने का कोई हक नहीं रह जाता है कि आप रमजान की इफ्तार पार्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि जो रमजान होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज में जो है एक डिप्लोमेसी का करने का वो एक अवसर होता है, एक इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी जिसको कह सकते हैं, या इनफॉर्मल डिप्लोमेसी हम कह सकते हैं कि एक अनौपचारिक जो एक हम डिप्लोमेसी है इसके थ्रू करते हैं। तो ये तो नहीं है कि आज रमजान में अगर हम नहीं बैठ पाए या राजद नहीं बैठ पाई, हमने कांग्रेस ने किया था हम सदाकत आश्रम में, लेकिन अगर राजद नहीं कर पाई तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये कि और दूसरे मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए सरकार के पास। जो भारत का ये बिहार का बार बार ये बताते रहते कि विकास कर गया जी, बिहार देखो ऐसे कर गया वैसे कर गया। आप देखिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो किसी भी राज्य का या देश का ये सूचक होता है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है। तो
भारत तो पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है ही इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स आज का आप निकाल के देखिए जो इंडेक्स आया है जी। और बिहार तो उसमें सबसे पीछे है। आप चाहे शिक्षा का देख लीजिए स्तर, चाहे क्राइम रेट देख लीजिए, पेटी जो करप्शन है, मतलब आप एक छोटा सा काम भी बिहार में एक आधार कार्ड बनाने का काम भी बिना पैसा खर्च किए हुए नहीं कर सकते। मैं गांव में रहती हूं, गांव के लोगों से पूछिए, एक भी किसी भी सरकारी योजना का लाभ जो लोग हैं बिना घूस दिए हुए नहीं ले सकते हैं। कोई भी छोटा का तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम डेवलपमेंट का इशू को डिस्कस नहीं करें। ये कौन सा है डिस्कस करने का मसला? और अपोजिशन पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसका इस बात पर कटाक्ष करने का। आप देखिए कि हम बिहार में सबसे ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, तो क्या ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए हम लोगों को? और क्या है कि हम इफ्तार पार्टी, अरे इफ्तार और आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा जो भी पार्टी हुई, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी पार्टी मिली है, चाहे जदयू मिली हो, चाहे लोजपा मिली हो, सब पार्टी है, ये सोशल फैब्रिक खराब करने में सबका हाथ है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजन जी। राज जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको नहीं लगता कि लालू यादव का जो दौर है वो ख़त्म हो रहा है और तेजस्वी यादव माए बाप का समीकरण देते हैं, वो A to Z की पार्टी बताते हैं और इस वजह से अब वो नए सिरे से नए सलीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी रणनीति का एक हिस्सा है ये? देखिए दीपक जी, आप हम अपने जो मीडिया के बंधुवर हैं और जो सत्ताधारी पार्टियां जो नैरेटिव चलाना चाहती है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है नहीं सर, मीडिया की तरफ से नहीं है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, मीडिया की तरफ से आज सवाल उठे, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया, इसलिए हमने पूछा। नहीं, आप जानते हैं कि एक विचारधारा जो समानता की विचारधारा है, सोशल जस्टिस की विचारधारा है, जो सेकुलरिज्म की जो मूल संवेदना है, उससे इतर हमारी पार्टी राजद इधर उधर नहीं खिसक सकती है। हम अपने विचारधाराओं पर प्रतिबद्धता है, हमारी विचारधाराओं पर। हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं। उस विचारधारा से इतर हम अपने विचारों को नहीं रखते हैं। हमारी मूल बिंदु है, मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम तो समानता की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म की बात करने वाली पार्टियां अगर इफ्तार पार्टी नहीं देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के विरोधी हैं। ठीक, दरअसल इसके पहले भी मैंने कहा कि यह तो सोचने वाली बात है कि जो पार्टियां, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो भाजपा है, वह मुसलमानों का कट्टरपंथी कहती है, कटुआ लोग कहते हैं, अब्बा जान कहते हैं, तालिबानी तक कहते हैं। उनके कई एमएलए तो यहां तक कहा कि उनको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए, मुसलमानों को आग लगा देना चाहिए। कैसी कैसी वक्तव्य दिए गए भाजपा के द्वारा। उसके जो सहभागी हैं आज, जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, वह हमारी इफ्तार पार्टी नहीं देने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अपने आईना को ठीक से अपने चेहरे को देखना चाहिए कि सांप्रदायिकता की फैलाने वाली पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, उसके साथ आप सत्ता में हैं और इफ्तार पार्टी देकर अपने उन जो विचार है, जो सांप्रदायिकता का विचार है, उसको आप धो नहीं सकते हैं। गहराई से इस विचार को हम अपने संवेदनाओं के साथ कहना चाहते हैं कि कई तरह की कठिनाइयां होती है, इसका मतलब हम विचारधारा से नहीं हटे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कई तरह की समस्याएं हैं। हमने वह पर्व भी नहीं मनाया जो 14 जनवरी को हम मनाया करते थे। इसी तरह से कठिनाइयां पैदा हुई, उसके कारण से नहीं मनाया गया। लेकिन जिलावार हर जिले में पार्टी की तरफ से यह आदेश निर्देश दिया गया था कि आप इफ्तार पार्टी का आयोजन करें, और जगह जगह हुआ है। हमारे बहुत सारे एमएलए ने पार्टी का आयोजन किया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उसमें शामिल हुआ। पूरे राज्यवार विभिन्न जगहों पर इफ्तार पार्टियां हुई। तो प्रश्न तो उन पर खड़ा होता है जो सरकार भी चला रहे हैं और ऐसे पार्टियों के साथ चला रहे हैं जो राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण मुसलमान विरोधी वक्तव्य देते हैं, मुस्लिम विरोधी कार्य करते हैं, उनके साथ आप सहभागी होते हैं। प्रश्न तो वहां खड़ा होता है और जेडीयू पर प्रश्न खड़ा होता है और चिराग पासवान और हम पार्टी पर प्रश्न खड़ा होता है कि आप एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी देकर अपने स्वार्थ को बनाने की बात करते हैं।
यह तो दोनों धुर विरोधी बातें हैं। चले ठीक है, कुछ कह रहे हैं रवि इसलिए हम शास्त्री जी, अपने कुछ कह रहे हैं सर, विचारधाराओं ठीक को है रवि जी कुछ कह रहे हैं आप। अरे किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? आप इनसे पूछिए ये किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? इनको 20 वर्ष में कोई मुस्लिम चेहरा बिहार में नहीं नजर आया क्या? आप ये किस विचारधारा की बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। आप किसी सब समाज को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, आप किसको बिहार में आगे बढ़ाया है? किस समाज को आगे बढ़ा दिए? कारो समाज का नाम बता दीजिए या पूछ लीजिए इनसे। ठीक है चलिए समझ लीजिए। चलिए जो आप इनको बिहार की जनता बुरी तरह से इनको नकार चुका है, ये हताश और निराश है बिल्कुल। अब इनको बिहार में शरण मिलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल जमीन से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, इनको विकास कहीं नजर नहीं आता है। अब देख लीजिए कि लोग शांति से बिहार में है, सुरक्षित है, उद्योग लग रहे हैं, सड़कें हैं, बिजली है, तो इनको समझ में नहीं आता है कि विकास किस नजर में इनको कहता है। चले ठीक है रवि जी और राज, तो ये लोग कर रहे हैं। चले ठीक है रवि जी और राज, जो आप कह रहे हैं उसमें हम और बढ़ावा सिर्फ एक परिवार को मिल रहा है बिहार में। चले ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल को लेकर सियासत गरमा गई है। आज बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इससे जुड़ा एक पोस्ट डालकर विवाद बढ़ा दिया। अब इस पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी जनसभाओं में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार की गद्दी छोड़ने से पहले ही बीजेपी का रवैया बदल गया है, अलग सियासी संकेत दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं और 2-3 दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इस बीच वो लगातार समृद्धि यात्रा कर जनता से संवाद कर रहे हैं और अपनी हर सभा में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर संदेश दे रहे हैं। अब आगे यही लोग संभालेंगे। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे, जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेताओं का भी उत्साह बढ़ा हुआ है, तभी तो बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर सम्राट मॉडल के लागू होने की बात कही। इसके बाद से सम्राट मॉडल बनाम नीतीश मॉडल का मुद्दा गर्म हो गया, लेकिन जेडीयू ने इसे सिरे से खारिज करते हुए गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वह गृह विभाग के संदर्भ में दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 ये जनता दल यू नहीं एनडीए का कार्यक्रम है, तो सुशासन उसी में आता है ना। अब वो तथा कथित ऑपरेशन लंगड़ा को कहा जाता है, उसके बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। हालांकि उन लोग को दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपराधिक मामले में रहेगा तब। तो इस संदर्भ में कि भाई सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, जो मैं ट्वीट का भावार्थ समझा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक जकड़न पर प्रहार कर करके समाज में सौहार्द कायम किया है, यही मॉडल बिहार की जनता को केवल प्रभावी लगता है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के ट्वीट और सम्राट मॉडल को लेकर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार बुरी तरह भड़क गए और साफ कहा कि जो मॉडल 20 साल से चल रहा है वही मॉडल आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल चलेगा और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। 2005 से पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति का मूल्यांकन जो भी नेता है, चाहे किसी राजनीतिक दल को, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। बिहार का जो नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो पूरे देश और दुनिया में हिट किया है और नीतीश कुमार जी के मॉडल से ही बिहार आज यहाँ तक पहुँचा है। और जिन लोगों के मन में कुछ इधर उधर की बात रहती है तो बोलते रहते हैं, उनके वाणी पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज अगर शांति है बिहार में तो नीतीश कुमार जी, अगर यहाँ पर आपस में मिल्लत है, प्रेम है, भाईचारा है, तो नीतीश कुमार जी के मॉडल से। सत्ता पक्ष के 2 दलों की खींचतान के बीच विपक्षी दल इस माहौल का आनंद ले रहे हैं। आरजेडी को उम्मीद है कि यह तो शुरुआत है, बीजेपी नीतीश कुमार ही नहीं उनकी पार्टी का भी नामो निशान मिटा देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अभी बिहार में न नीतीश मॉडल चल रहा है न सम्राट मॉडल, बल्कि अमित शाह का जबरिया रिटायरमेंट मॉडल चल रहा है।
में चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, गृह मंत्री कोई भी रहे हों, मुख्यमंत्री अब बदलने वाले हैं। और सम्राट चौधरी जी के पीआर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रस्तुतिकरण करना शुरू किया है, जिस तरह की बातें लोगों के बीच ले जाने का काम किया है, एक बात समझ ले कि बिहार के गृह मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी जी का अपराधियों पर जो कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखा। बिहार में अभी ना सम्राट मॉडल चल रहा है, ना नीतीश मॉडल चल रहा है। बिहार में अभी अमित शाह जी का जबरिया रिटायरमेंट मॉडल चल रहा है। नीतीश जी को जबरिया रिटायर किया जा रहा है और इसीलिए जो नीतीश जी के खास लोग हैं उनमें इसको लेकर रोष है। अभी आप देखिए कि नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे और जब नीतीश जी इस्तीफा नहीं देंगे तो भाजपा और जदयू के नेता एक दूसरे पर चप्पल और जूते चलाएंगे, ये पूरा देश देखेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं और कई लोग अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। नीरज कुमार की ट्वीट को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जहां बीजेपी के कुछ नेता सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता नीतीश के अलावा किसी और को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी फिर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनने जा रहे हैं। उनका नॉमिनेशन 19 तक और फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने। लेकिन इस पर राजनीति शुरू। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, फर्क क्या पड़ेगा, जो करना है उनकी पूजा पाठ करेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार नहीं, जनता दल को अब श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत है। सवाल से एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रह जाएगी। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पार्टी को टूट से बचाने के लिए दी जा रही है या इसके पीछे की राजनीतिक स्वार्थ है? अपने से वीडियो मुकेश के साथ मरगू बालम ने छत्तीसगढ़। चलिए, तो हमने इफ्तार को लेकर बातचीत की, अब नीतीश मॉडल सम्राट मॉडल को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज बिहार में इस पर भी खूब घमासान रहा और सबसे ज़्यादा घमासान बीजेपी और जेडीयू के बीच में ही रहा। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, सबसे पहले आप ही के पास जाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों की तरफ से ये कर दिया गया कि सम्राट मॉडल, जेडीयू इस पे तंज कस रही, श्रवण कुमार कर रहे हैं कोई यहाँ पे सम्राट मॉडल नहीं है, नीतीश मॉडल है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नहीं, यहाँ तो जो नीतीश चाहेंगे वही होगा, पहले भी था नीतीश मॉडल, आगे भी नीतीश मॉडल रहेगा। मतलब मुख्यमंत्री बदला नहीं कि आप लोग चीज़ों को पहले से ही बदलना शुरू कर दिए हैं? धरा होते विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ये विचार, जो एनडीए का जो विचार है, वो निश्चित रूप से और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी है कि 2005 के बाद जो एनडीए ने जो एक मॉडल अपना रखा है, उस मॉडल के तहत चाहे वो विकास की जो भी योजनाएं हैं उसके ऊपर जो भी चर्चाएं होती है, जो रूपरेखा खींची जाती है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की रूपरेखा का ही प्रस्ताव होता है जिसकी प्रस्तुति दी जाती है। दूसरी बात, जो आप एक एक्स पोस्ट की जो बात कर रहे हैं, वो एक्स पोस्ट सम्राट जी के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर उस मॉडल की जानकारी दे रहा है और मुझे लगता है कि ये कोई चर्चा का विशेष ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। यहाँ बस एक ही चीज़ है, क्योंकि शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो लाइन को रखा था और भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को लगातार कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और नीतीश जी ही जिसको कहेंगे वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा और वही बिहार को आगे चलाएगा। यानी कि नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के बाद और नीतीश जी को लेकर, यानी कहने का तात्पर्य है कि चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेके और रहेंगे साथ मिलकर। और ये जो फूट करो शासन डालने वाली जो प्रवृत्ति अपनाने वाली जो विपक्ष हैं, उनको तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि उनके प्रतिपक्ष के नेता आज कहाँ हैं। जब बिहार चुनाव नवंबर में जब वो हारे थे, उसके बाद वो परिवार के साथ विदेश के दौरे पर चले गए थे और अभी राज्यसभा चुनाव में जब अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, उसके बाद कहाँ चले गए? चर्चा इस पे होनी चाहिए कि ये जो फेल कर रहे हैं लगातार और इनका जो कद घट रहा है। आमतौर पे जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो वो 5 साल में 20% डिप्रिसिएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू घट जाती है। आज महागठबंधन की हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। चलिए शैली जी,
आज देख रहे हैं, आज सम्राट मॉडल की बातचीत होने लगी। अब बीजेपी वाले ही सवाल उठा रहे हैं, नहीं नीतीश का सुशासन नहीं, सम्राट का मॉडल अब बिहार में चलेगा। मतलब अभी मुख्यमंत्री बदला नहीं कि चीज़ें पहले से ही व्यवस्थित हो गई, सारी चीज़ों को मिटाने की कोशिश हो गई। देखिए इनका तो जो मैंने पहले भी बोला था कि मोडस ऑपरेंडी यही है कि शुरुआत में ये थोड़ा सा लालच में फंसाते हैं, जो फंस गया वो गया काम से। हमारे नीतीश जी फंस गए हैं और धीरे 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 जो है ये उनको ख़त्म करके ही मानेंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक नेता जो समाजवाद से निकला था उसको ये लोग इस तरीके से निगलने की तैयारी कर लिए हैं। और बार बार आप लोग मैं सुन रही हूँ कि राज्यसभा जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं वो जा नहीं रहे हैं, उनको जबरन भगाया जा रहा है। और मैं एक कांग्रेस की नेत्री के रूप में और सभी और जो अपने भाई साहब बोल रहे थे राजद के कि जो बिहार का जो सोशल फैब्रिक है वो हमेशा, और जदयू के भी भाई बोल रहे थे, वो हमेशा इंटैक्ट रहा है, बढ़िया रहा है, कभी भी यहाँ कम्युनल टेंशन नहीं रहा है। इट इज मेनली, ये मैं अपोजिशन में फिर भी मैं ये स्वीकार करती हूँ कि ये नीतीश कुमार जी के कारण ही, जो उनका शुरुआत का जो कार्यकाल था उसके कारण ही। तो हर राज्य में आप देखिए, यूपी में जिस तरीके से देख लीजिए और अन्य राज्यों में, लेकिन हमारा जो बिहार है वो हमेशा एक सेक्युलर स्टेट के रूप में रहा, अभी तक कायम रहा है। लेकिन सबसे डर है कि जब भाजपा आएगी, जो भाजपा का जो कार्यशैली है वो यही करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, और जो है विकास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा बिहार जो है मुझे डर है कि इसी संकट से गुजरने वाला है। चलिए ठीक है, रवि शास्त्री जी सहमत हैं शैली जी की बात से? क्योंकि मांझी जी तो कह दिए भाई कोई हो जाए रहेगा नीतीश मॉडल ही बिहार में। आज ही वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रवि जी आवाज पहुंच रही है जी? अचानक से सम्राट मॉडल क्यों बिहार में गूंजने लगा? देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, बिहार जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। बिहार को आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री ने किया, साफ शब्दों में। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए, जब तक ये मुख्यमंत्री हैं, जब तक इन्हीं के हाथों में हैं, उसके बाद एनडीए गठबंधन दल के नेता चुनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो आपको समय से पता चल जाएगा। उतना हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए सभी लोगों को, इसलिए बिहार सुरक्षित है। और देखिए एक चीज समझ लीजिए, लोगों को तरह तरह का अपना अपना सोच होता है, उस पर कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में नीतीश कुमार के हाथों में बिहार सुरक्षित है। नहीं तो ये सवाल कैसे उठा? नीरज कुमार क्यों कह रहे थे सम्राट मॉडल है, योगी मॉडल की तरह बिहार में भी काम कर रहा है, थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए उन्हें भी। और वो ऐसा नहीं है, बड़े लीडर हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से उनका सीधा संपर्क है, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो भाई पार्टी फोरम का वो बात होता है। ठीक है, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है वो अलग चीज है, लेकिन बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनके हाथों में ही सुरक्षा है, उन्हीं का भी मॉडल चल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्हीं का मॉडल चलेगा। रंजन जी आप सहमत हैं? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं कल तक जब सम्राट चौधरी जी के कंधों पे हाथ रख रहे थे नीतीश कुमार, तो एक सीधा संकेत था कि चलिए भाई अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन जब लखीसराय पहुंचते हैं नीतीश कुमार और विजय सिन्हा जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि जनता जनार्दन को प्रणाम कीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद बीजेपी में खलबली मच जाती है कि भाई यहाँ तो दो दो चेहरा संकेत दे दिया नीतीश कुमार। इसलिए ये मैसेज आया आज नीरज कुमार की तरफ से। नहीं दीपक जी देखिए, चुनाव के समय विधानसभा के बिहार विधानसभा के चुनाव के समय हम लोगों ने लगातार यह मुद्दा बिहार के सामने मैंने रखा था कि भाजपा छोटी पार्टियों को खा जाती है। जो बिहार में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था, वो तो हमने बार बार लगातार हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू हो। आप देख लीजिए 3 महीना गुजरे नहीं कि मिनिस्टर बना जा रहा है, जेडीयू को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू है। या समझिए, चुनाव के समय नीतीश कुमार को नेता के रूप में मानकर जनता से वोट नीतीश कुमार के नाम पर लेकर आप
जेडीयू के लीडर को नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर से हटा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब बिहार को ठग रहे हैं। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। बिहार की जनता अगर नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को चुना था, हाँ। तो भाजपा की यह जो शैली है, यह तो बहुत पुरानी शैली है। एकनाथ शिंदे के साथ भी यही हुआ था महाराष्ट्र में, बाद में बदल दिया गया। ये तो आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि चुनाव के बाद ये स्थिति होगी, आज कमावेश वही हो रहा है। हाँ, तो वो तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, दरअसल इसके पीछे के षड्यंत्र को समझना होगा। जेडीयू में कुछ भूजा पार्टी के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो भूजा पार्टी के लोग लगातार 3 साल 4 साल से काम कर रहे थे इस पर कि किस तरह से जेडीयू को निपटाया जाए, और निपटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 3 महीना भी चुनाव नहीं गुजरे, उसको जबरन हटाया जा रहा है। आप दरअसल सोचिए कि सूबे के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर सोनियाचार्य को सफल से मारने का जो मामला चला पर भूल गए क्या ये बनने जाएंगे? ठीक है, तो ये साफ मुझे तो राज जी मुझे एक संघ के व्यक्ति, बहुत कोर कमेटी के आदमी है आप ही के बिहार बीजेपी में, वो मुझे बता रहे थे कि आरजेडी वालों की तरफ भी बातचीत चल रही है अंदर खाने में जेडीयू का। कहीं अगर मान लीजिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आरजेडी के तरफ से समर्थन लेकर सीएम बना दिया जाएगा, ऐसी भी चर्चा है। नहीं दीपक जी, देखिए, हम तो एक मूल्य के साथ है, एक विचार के साथ है। नहीं तो नीतीश जी के साथ तो आपका विचार मेल खा जाता है ना सर, बीजेपी के साथ आपका मेल नहीं खाएगा। लेकिन इन सब के पीछे जरा दरअसल ये समझिए कि जो जेडीयू समाजवादी मूल्य को लेकर जिसकी स्थापना हुई थी, हाँ। वो उसका विलय भाजपा में होने जा रहा है। जब उनका चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहेगा और कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो भाजपा के सदस्य हैं जेडीयू में, वो किस तरफ ले जा रहे हैं? ठीक है, दरअसल समाजवादी मूल्य को जो है खत्म करने की प्रक्रिया का हिस्सेदार बन रहा है जेडीयू, हाँ। और भाजपा का बी टीम बनने जा रही है। या आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जेडीयू खत्म हो जाएगी। चलिए, ठीक है, भाजपा यही करती आ रही है, उसका इतिहास है, परंपरा है। राहुल जी, छोटी पार्टियों को खा जाती। राहुल जी, ये वाकई में माना जाए, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से स्नेहाशीष वर्धन कह रहे थे और असित तिवारी भी जी कह रहे थे कि ये तो अमित शाह का जबरिया रिटायरमेंट है जो नीतीश कुमार को दिला रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सम्राट चौधरी को स्थापित किया जाए। क्या वाकई में ऐसा है क्या बिहार में? देखिए, जो समाजवादी की बात करते हैं, साथ वो अपने परिवेश में और अपने परिवार में एक बार झांक कर देखें। एक यादव नेता को स्थापित करने के लिए जितने भी यादव हैं उन सबको मार दिया जाता है। यानी कि परिवार के अंदर भी अगर किसी चीज़ को लेकर आपत्ति की जाती है तो उसको लात मार के घर से बाहर निकाला जाता है और भाई को तो छोड़ ही दिया जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो तेजस्वी जी के आसपास देखी जा रही है, और ये जबरदस्ती परिवार को तोड़कर हटा देना और एक आदमी को स्थापित करना, ये इस बात को बताता है कि तेजस्वी यादव जी की मंशा क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो लोग अमित शाह जी के ऊपर जो भी आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, साथ वो इस चीज को भूल जाते हैं। मैं आ रहा हूं, रुकिए, आप भूल रहे हैं कि 90 के दशक में आरजेडी को भी सदन में भेजने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो विधानसभा गए थे। ये चीज मानना चाहिए आरजेडी वाले को और शुक्रगुजार होना चाहिए। वैचारिक विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। जो लोग बात कर रहे हैं नीतीश जी के बारे में, साथ वो भूल रहे इस बात को कि नीतीश जी ने तो स्वयं इस बात को खंडन किया है कि हम उसके पास जब गए थे तो ऐसा किया वैसा किया, पैसा लेता था और बदनामी करता था, और करप्शन का जब चार्ज लगा तो बोलते थे कि जाके बताओ, तो बोलता था कि नहीं बताएंगे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। और आज ईडी सीबीआई की ये बातें करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो संपत्ति कैसे आई। इसको सार्वजनिक कर दें लालू प्रसाद यादव जी, मामला यहीं पे अनलीगल हो जाएगा। लेकिन आपके पास संपत्ति कैसे आई, आपके पास पैसे कितने गए और आपने क्या किया, आपके पूरे परिवार के ऊपर चार्ज है। और ये कोर्ट द्वारा ये आरोप इन पे तय हो चुका है, तभी आज ये कोर्ट केस को फेस कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कहने के लिए, सुनने के लिए और भुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने कहा ना कि 20% डिप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से ये घटते जा रहे हैं और इनका कद छोटा होता जा रहा है। प्रतिपक्ष के एक लड़का, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, एक लड़का जो परीक्षा में पास करना चाहता है और बताता है कि चीटिंग करना हम पढ़ के आएंगे, और वो पढ़ भी नहीं पाता है और वही फेल कर जाता है, तो अपने सहयोगियों को क्या समर्थन दिला पाएगा? चलो ठीक है, राजन जी कुछ कह रहे हैं? राज जी, मैं तो कह रहा हूं कि राहुल आनंद जी को सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय पढ़ लेना चाहिए कि
राजद परिवार पर, लालू जी पर जो आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ था, अंतिम निर्णय? अब पढ़े हैं ना राहुल जी, क्या आया था निर्णय? आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज किया गया। आय से अधिक संपत्ति है ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो जो आप नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं कि वह, फिर ये केस क्यों चल रहा है? आज पूरब से पश्चिम बनाने की कवायद क्यों लालू परिवार कर रहा है? नहीं, देखिए केस क्यों चल रहा है? जो फटकार लगी है, कोर्ट के द्वारा जो फटकार लगी है, वो किस तरफ, किस विषय की तरफ वो आकर्षित करता है? इतिहास और परंपराओं पर जाना चाहिए। अभी दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को भी सजा हुई थी। ये दुनिया का एक अभूतपूर्व सजा लालू जी को मिला, क्योंकि समाजवादी मूल्य को स्थापित कर रहे थे। हाशिए पर खड़ी जनता थी, उसको केंद्रीय भूमिका में राजनीतिक रूप से लाए, उसकी सजा भुगत रहे। और जिन लोगों को यह जो है पसंद नहीं था, दबे कुचले लोग सत्ता में कैसे आ गए, उन लोगों ने षड्यंत्र किया था जी। एक ऐसी सजा भुगत रहे हैं जो आय से अधिक संपत्ति है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। चलिए ठीक है, रविंद्र शास्त्री जी आप सहमत हैं? 79 से चल रहा था। ठीक है रविंद्र शास्त्री जी आप सहमत हैं, लेकिन एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मॉडल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कहना चाहूंगा एक बात कहना चाहूंगा हमारे स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री जी ने और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक पुस्तक लिखी थी लालू लीला, उसमें प्रॉपर्टी के बारे में व्याख्या किया गया है। एक बार आप उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। वो साक्ष्य के रूप में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, यानी कि सार्वजनिक। इसको एक बार पढ़ लेने की आवश्यकता है, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है सर। रविंद्र शास्त्री जी आप भी देखिए फॉर्डर स्कीम का जो, ठीक है सर, अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं शैलेश जी से और रविंद्र शास्त्री जी से। उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसको पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है रविंद्र जी, एक चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए अब सीएम को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब एक इतना बड़ा स्टेट है और नीतीश जी 20 सालों के बाद सीएम कुर्सी से इस्तीफा देकर दिल्ली जाएंगे, तो एक चर्चा आम धारणा है कि भाई अब कौन सीएम बनेगा। और जो संकेत हम लोग मीडिया में आए दिन देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग तो भाई इशारा ही समझते हैं कि इशारा कौन क्या दे रहा है, नेता उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार लगातार बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई ये देखेंगे, जमुई में भी कह रहे थे यही देखेंगे। तो अगर सम्राट चौधरी के मॉडल की भी बात होती है तो मेरे ख्याल से जेडीयू या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने से तो गृह मंत्री हैं बिहार के और उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस काम कर रही है। अब नहीं देखिए, एक चीज सब शब्दों में आप समझ लीजिए। मेरा कहना है कि बिहार में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार उनके हाथों में है जी। नहीं तो आप 10 दिन 12 दिन के बाद तो किसी और के हाथ में जाएगा ना सर। गठबंधन के लोग जब तय करेंगे, हाँ, जो तय करेंगे वो बिहार को चलाएंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। ठीक है, उस दिन से नीतीश मॉडल नहीं माना जाएगा, कोई और मॉडल माना जाएगा। और किसी मुद्दे पे कोई बहस नहीं है। हाँ, बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार सुरक्षित है। ठीक, और आगे जो नाम आवेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार का विकास करेंगे। बीजेपी वाले तय करेंगे, सब लोग तय करेंगे बढ़ करके। संतोष सुमन जी को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। संतोष सुमन जी तो आपके नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, हमारे नेता हैं और हर नेता के जो वर्कर होता है, हाँ, सबका इच्छा होता है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पे पहुंचे। बिल्कुल, तो बिल्कुल अगर हम लोग का मौका मिलेगा तो इससे बड़ा और क्या खुशी होगा। हम लोग नीतीश जी ने मौका दिया, उस समय भी सीटें ज्यादा नहीं, फिर भी मौका मिला। अब तो भाई नीतीश जी की मर्जी है, जो मौका मिला उसमें आप देख लीजिए ना, हमारे साहब को जो मौका मिला उसमें देख लीजिए बिहार कितना विकास किया आगे। मतलब आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए, हमारे नेता सर्वोच्च पद पे जाए। कल सांसद सिग्रीवाल जी कह रहे थे जनार्दन सिंह जाने का जरूरत नहीं है, ये एनडीए गठबंधन विधायक दल के नेता तय करेंगे कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, जो भी बनेंगे उनके हम लोग साथ हैं। सिग्रीवाल जी कह रहे थे, सांसद महोदय जनार्दन जी, कि भाई अब 20 सालों का जो वनवास है हम लोगों का वो खत्म होगा। हालांकि आजादी के बाद से अभी तक बीजेपी का कोई सीएम बना नहीं, लेकिन फिर भी वनवास खत्म होगा। आप लोगों का तो पहले ही भाई छोटी पार्टी है, फिर भी आपके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, अब पूर्व मुख्यमंत्री आगे लगता है। खैर इच्छा आप लोगों की नहीं है, साफ शब्दों में बताया कि हम लोग पार्टी के। ठीक है शैलेश जी, सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आप लोग स्वीकार करेंगे और
आपको उम्मीद है, भरोसा है पार्टी को कि चलो सम्राट चौधरी मॉडल ही सही, बिहार में कुछ तो अच्छा होगा, जो अभी हो रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा? जी नहीं, मैंने शुरुआत में ही बोला और उस बात पे मैं कायम हूँ कि भाजपा का यदि मुख्यमंत्री बनता है बिहार में तो यहाँ पर भी कम्युनल टेंशन शुरू हो जाएगा। आज तक जो हिंदू मुस्लिम नहीं होता रहा है उसकी राजनीति, वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। ठीक है। और 4 दशक हो गए, 4 दशक से ऊपर ये अपनी सरकार फेयर मीन से नहीं बना पाए, तो इस तरीके से लंद फंद देवानंद करके और गलत मीन से ये सरकार हो सकता है अपना मुख्यमंत्री बना। चले ठीक है, आप चारों जुड़े और अपना समय दिया, अपना पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया। आप चारों का बड़ा सवाल यही है कि सम्राट मॉडल का जिक्र अभी से होने लगा है, देखना होगा नीतीश कुमार किसे पसंद करते हैं और किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। टू द पॉइंट में विकल्प बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।